सो हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, जिस वीडियो का था आपको इंतजार लेके आ गया हूं आपके साथ एसए 700 की सीरीज। अब सर ये सीरीज स्टार्ट होती है हमारे प्यारे प्यारे स्टैंडर्ड जिसका नाम है एसए 700, जो दो चीज़ों के बारे में बात करता है कि भैया पहले अपना ओपिनियन बनाओ और ओपिनियन को फिर रिपोर्ट करके जाओ, यानी रिपोर्टिंग ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले फटाफट वीडियो पे अपनी अटेंडेंस लगाएंगे वीडियो को लाइक करके, और अगर चैनल पे नए नए आए हो तो फटाफट सब्सक्राइब का बटन दबा दो। इस वीडियो में बाकी रिविजन्स की तरह हम कॉन्सेप्ट्स भी कवर करेंगे अलॉन्ग विद द प्यारे प्यारे क्वेश्चंस। सबसे पहले सर बात करते हैं फॉर्मिंग द ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये स्टैंडर्ड का रोल क्या है। ये स्टैंडर्ड आपको बताता है कि आप ओपिनियन कैसे फॉर्म करोगे। वैसे ये बात हम ऐसे 200 में ऑलरेडी सीख चुके हैं। सर हमने ऐसे 200 में क्या सीखा था। ऐसे 200 जो बात करता था उया कासा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट एज पर स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, ये कहता था ओपिनियन देने से पहले आपको क्या चाहिए, रीजनेबल एश्योरेंस। ये बोर्ड नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, अगेन द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। ये कहता था ओपिनियन देने के लिए आपको क्या चाहिए, रीजनेबल एश्योरेंस। सर रीजनेबल एश्योरेंस किसको लेके, कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है दे आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। एक बार रीजनेबल एश्योरेंस मिल गई कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, तो फिर आप अपना ओपिनियन दे सकते हो। सर ओपिनियन किसको लेके, कि भैया जो फाइनेंशियल्स हैं दे हैव बीन प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ। अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है तो मतलब ये एप्लीकेबल एफआरएफ के हिसाब से बने हैं। और फिर सर जब आपने ओपिनियन बना दिया तो घर मत ले जाना, रिपोर्ट दे के जाना। सो ये कहता है रिपोर्टिंग ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब सर सवाल आता है, ये हमने ओवरऑल ऑब्जेक्टिव तो डिस्कस कर लिया। फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क होता है तो आपको एडिशनली एक दो चीजें इवेल्युएट करनी पड़ती हैं कि इसका ओवरऑल प्रेजेंटेशन कैसी है, रिपोर्ट का स्ट्रक्चर कैसा है, इसके अंदर का कंटेंट कैसा है। तो हम इसको प्यार से बोलते हैं ओपीएससी। तो चेक द ओपीएससी यानी ओवरऑल प्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर एंड कंटेंट, अगर आप फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क रेफर कर रहे हो। एंड साथ ही साथ देखो क्या फाइनेंशियल्स और उसके नोट्स फेयर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं कि नहीं। तो इन बातों को बस रीड कर लो, और अगर सब कुछ सही है तो आप यहाँ पे अनमॉडिफाइड ओपिनियन देते हो। अब सर बात करते हैं रिपोर्टिंग की, कि रिपोर्टिंग के अंदर क्या एलिमेंट्स होंगे। एलिमेंट्स का मतलब है कंटेंट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट। देखो एक बात समझना, स्टैंडर्ड का काम क्या है, सब कुछ स्टैंडर्ड से होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक कंपनी की रिपोर्ट कुछ और दिख रही है, दूसरी की रिपोर्ट कुछ और दिख रही है, तीसरी की रिपोर्ट कुछ और दिख रही है। सब एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट में होनी चाहिए। तो वही स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट कौन देता है, ऐसे 700 देता है। कहता है भैया आपकी रिपोर्ट का ये स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या आएगा इस फॉर्मेट में, इसमें आएगा टाइटल। अब टाइटल में क्या लिखा होगा, ऑडिट रिपोर्ट। अच्छा हमारा ऑडिटर कैसा है, इंडिपेंडेंट है। तो सबसे पहले टाइटल में आ जाएगा इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है सर। फिर आएगा एड्रेसी। सर एड्रेसी का मतलब है इस रिपोर्ट को आप किसको एड्रेस कर रहे हो। डियर के आगे क्या आएगा, तो अगर आपकी रिपोर्ट है जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाली, यानी इट इज फॉर ऑल द यूजर्स, तो जनरली जो भी रिपोर्ट होती है वो एड्रेस्ड होती है ओनर्स को, यानी कंपनी की बात करूं तो मेंबर्स को, पार्टनरशिप फर्म की बात करूं तो पार्टनर्स को। तो जो भी जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाली रिपोर्ट होगी वो जनरली मेंबर्स को होगी, अगर फर्म है तो पार्टनर को। बट सर हमने तो ऐसे 800 भी पढ़ा है, वो बात करता है स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो दैट रिपोर्ट इज जनरली एड्रेस टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, बिकॉज दैट इज फॉर द स्पेसिफिक यूजर्स। अब सर ये बेसिक बातें तो समझ गए, फिर आ जाओ सीधा काम की बात पे। जो शेयर होल्डर है उनको ज्यादा तरसाना नहीं है, उनको सीधा सीधा बता दो आपका ओपिनियन का क्या है, यानी मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं। तो द फर्स्ट सेक्शन ऑफ द रिपोर्ट टॉक्स अबाउट द ऑडिट ओपिनियन। अब सर ओपिनियन के साथ साथ आपको 5 बातें बतानी है। सबसे पहले क्या, आइडेंटिफाई द एंटिटी हुज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन ऑडिटेड। कौन सी एंटिटी है जिसका ऑडिट किया है। फिर उसके बाद बताओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आता क्या क्या नहीं, फिर बोल दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन ऑडिटेड। पहले क्या बोला, एंटिटी हुज फाइनेंशियल्स आर ऑडिटेड, देन स्टेट दैट यस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन ऑडिटेड। अब सामने वाला सोच रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आता क्या है, तो उसको बता दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है, यानी टाइटल ऑफ ईच स्टेटमेंट कंप्राइजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी उसको आप बता दो भाई बैलेंस शीट है, पीएनएल है, कैश फ्लो है। ये बता दिया, यस सर। 3 चीजें बता दो जल्दी से, एंटिटी हुज फाइनेंशियल्स आर ऑडिटेड, देन स्टेट फाइनेंशियल्स आर ऑडिटेड, एंड देन बता दो फाइनेंशियल्स में क्या क्या आता है, यानी द स्टेटमेंट्स कंप्राइजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है सर। अब सर अगले 2 पॉइंट्स क्या कहते हैं, मुझे बताओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर क्या आता है, डेट एंड पीरियड। तो अगला पॉइंट बता दो, स्पेसिफाई द डेट एंड पीरियड कवर्ड बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा फाइनेंशियल्स के नीचे क्या आता है, नोट्स टू अकाउंट्स। तो अगला पॉइंट बता दो, रेफर टू द नोट्स इंक्लूडिंग द समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी। तो 5 पॉइंट्स आपने बताने, वापस जल्दी से। ओपिनियन कौन सी एंटिटी है,
एंटिटी हुज फाइनेंशियल्स आर ऑडिटेड। देन स्टेट, इसी से अगला पॉइंट निकाला देखो, स्टेट दैट फाइनेंशियल्स हैव बीन ऑडिटेड। फिर उसके बाद बताओ फाइनेंशियल्स में आता क्या है, यानी टाइटल ऑफ ईच स्टेटमेंट कंप्राइजिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगले दो पॉइंट्स बड़े सिंपल है, ऊपर देखो नीचे देखो। फाइनेंशियल्स के ऊपर देखोगे डेट एंड पीरियड कवर्ड बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नीचे देखोगे तो क्या आएगा सर, नोट्स इंक्लूडिंग द समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी। क्या ये पांच बातें समझ में आई? इन्हीं पांच बातों को यूज करके हम अपना ओपिनियन फ्रेम करते हैं। डील डन? डन सर। अब सर एक बात और समझना कि अगर मैंने फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क यूज किया है तो मैं अपना अनमॉडिफाइड ओपिनियन कैसे दूंगा, तो उसको लिखने का तरीका समझना कैसे तरीका है। हम लिखेंगे इन अवर ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट फेयरली इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स डैश एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ। अब ये डैश में आप बोल सकते हो स्टेट ऑफ अफेयर्स पीएनएल, यानी इन अवर ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट फेयरली इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स स्टेट ऑफ अफेयर्स और पीएनएल एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ। ये फेयर वाला वर्ड आ जाएगा। दूसरा तरीका जो आप यूज कर सकते हो वो भी एक ही बात है, इन अवर ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ स्टेट ऑफ अफेयर्स पीएनएल एज पर द एप्लीकेबल एफआरएफ। बात समझ में आई? आई सर। सर अगर ये कंप्लायंस फ्रेमवर्क हुआ, फेयर प्रेजेंटेशन नहीं तो ये फेयर वाला वर्ड उड़ा देना, बाकी सब सेम रहेगा। मतलब आप लिखोगे फाइनेंशियल्स आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ। हमने फेयर वाला वर्ड उड़ा दिया अगर कंप्लायंस फ्रेमवर्क है, ठीक है सर। उसके बाद ये कहता है कि अगर आपके एफआरएफ की रेफरेंस में आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को रेफर नहीं कर रहे, तो अगर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को रेफर नहीं कर रहे मतलब आप किसी और स्टैंडर्ड को रेफर कर रहे होगे, हो सकता है यूएस गैप को रेफर कर रहे हो। तो अगर आप यूएस गैप को रेफर कर रहे हो ना, तो बता देना जो भी स्टैंडर्ड को आप रेफर कर रहे हो उसका ओरिजिन क्या है। यूएस गैप कहां से आया? यूएसए से। तो अगर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को रेफर नहीं कर रहे तो जिस भी फ्रेमवर्क को रेफर कर रहे हो उसका ओरिजिन बताना पड़ेगा, यानी यूएस गैप का ओरिजिन है यूएस से। क्या ये मीठी मीठी बात समझ में आई? तो ये बात आपने बस समझ के चलनी है, दैट्स इट। अब आ जाओ सर, अगर मैंने अपना ओपिनियन बताया तो क्या मुझे इसका बेसिस भी बताना पड़ेगा? ऑब्वियस सी बात है, वरना किस बिना पे आपने अपना ओपिनियन निकाला तो उसका बेसिस भी बताओ। अब सर बेसिस क्या है? आपने अपना ऑडिट किसके हिसाब से किया? तो बोल दो मैंने अपना ऑडिट किया है एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। तो सबसे पहले आपके बेसिस पे आएगा कि योर ऑडिट इज डन एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। अब सर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के अंदर ही कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी हमारी, उसके बारे में बताओ। यानी सेक्शन ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट विच डिस्क्राइब्स ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर एसेस। ठीक है सर। अच्छा, ऐसे में कौन सा एविडेंस लेने को बोला था? SAAE, यानी सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस। तो लास्ट पॉइंट देखो, स्टेट वेदर ऑडिटर obtained sufficient and appropriate evidence to provide a basis फॉर द ऑडिटर्स ओपिनियन। एंड लास्ट चीज, क्या शुभम सर ने सिर्फ ऐसे सिखाया या प्रोफेशनल एथिक्स भी? सर प्रोफेशनल एथिक्स भी। हमने अपना ऑडिट एथिकली और इंडिपेंडेंट होकर किया है, तो ये बात भी आप यहां लिखोगे, स्टेटमेंट ऑडिटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंटिटी एंड हैज फुलफिल्ड other ethical responsibilities like confidentiality, objectivity, integrity, professional competence, due care, professional behavior एज पर द कोड ऑफ एथिक्स गिवन बाय आईसीआई। तो ये चार आपके बेसिस बन जाते हैं, इनको ध्यान रखना बहुत ही ईजी है। क्या आप इस सज्जन व्यक्ति को जानते हो? यस सर। स स स स स स स स स पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। अरे वाह, यही तो हमारे आंसर को याद करवाएंगे। मैंने कहा क्या है चार स? बेसिस फॉर ओपिनियन में आएगा सबसे पहले अवर ऑडिट वाज डन एज पर स से स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। फिर उसी स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसी सेक्शन में लिखा होगा, तो स से सेक्शन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट विच डिस्क्राइब्स द ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब एक और स, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग में कैसा एविडेंस लेना होता है? सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस। सो बोलो इन अवर ओपिनियन वी हैव ऑब्टेन्ड सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस। एंड लास्ट में एक और स, स्टेटमेंट कि वी वर एथिकल, वी वर इंडिपेंडेंट व्हाइल डूइंग अवर ऑडिट। तो चारों के चारों स बन जाते हैं बेसिस फॉर ओपिनियन। क्या ये पॉइंट क्लियर है? यस सर। तो पहले ओपिनियन दिया, फिर उसका बेसिस बताया कि किस बेसिस पे हमने अपना ओपिनियन फ्रेम किया। अब सर बेसिस फॉर ओपिनियन के बाद गोइंग कंसर्न की रिपोर्टिंग तो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। कहां पे? ऐसे 570 में। अब एक बात समझना, अगर गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट है तो क्या हमको कोई स्पेशल पैरा डालने की जरूरत है कि गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट है? नहीं, कोई स्पेशल पैरा की जरूरत नहीं है। चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, कमेंट सेक्शन में फटाफट बताओ। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटेरियल अनसर्टेनिटी है रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न और उन्होंने इसका डिस्क्लोजर दिया है, डिस्क्लोजर इज देयर, तो इस डिस्क्लोजर पे अटेंशन ड्रॉ करने के लिए क्वेश्चन नंबर 1 हम कौन सा पैरा डालेंगे? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हम कौन सा ओपिनियन देंगे? मटेरियल अनसर्टेनिटी है और उसका डिस्क्लोजर मैनेजमेंट ने दिया है,
तो ऐसे केस में अटेंशन ड्रॉ करने के लिए कौन सा पैरा डालोगे और कौन सा ओपिनियन दोगे? सर कौन सा ओपिनियन मतलब मॉडिफाइड ओपिनियन या अनमॉडिफाइड ओपिनियन? जल्दी से इन दो सवालों का फटाफट चैट बॉक्स में आंसर लिखो या कमेंट सेक्शन में आंसर लिखो। और अब आ जाओ मेरे साथ नेक्स्ट पॉइंट पे, की ऑडिट मैटर। देखो की ऑडिट मैटर के लिए अभी बस इतना सा समझ लो, ये सारी एंटिटीज के लिए कंपलसरी नहीं है, इट इज ओनली कंपलसरी फॉर लिस्टेड एंटिटी। अब सर लिस्टेड एंटिटी के भी कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? कंप्लीट सेट ऑफ जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से समझना, कंप्लीट सेट ऑफ जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हाल ही में एक एमटीपी में इन्होंने इस पे एमसीक्यू पूछा है, ध्यान से समझना। ऑडिट ऑफ कंप्लीट सेट, कंप्लीट सेट मतलब सब आ गया, पीएनएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट्स। जनरल पर्पस यानी इट इज नॉट फॉर सम स्पेसिफिक यूजर, इट इज फॉर ऑल द यूजर। सो जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ लिस्टेड एंटिटीज इनके लिए कंपलसरी है। बाकी कैम की चर्चा करेंगे ऐसे 701 की रिवीजन के साथ, बी रेडी। अब सर अदर इंफॉर्मेशन अगेन मैं डिस्कस करूंगा 720 में, जहां हम एनुअल रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं कि ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब आते हैं सर सबसे ज्यादा प्यारे प्यारे इजी इजी टॉपिक्स जिनको बस रीड करके चलना है। सबसे पहले बताओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मैनेजमेंट की या ऑडिटर की? सर मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी, हम उसका ऑडिट करेंगे। तो आप बोलना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द मैनेजमेंट एंड जनरली टीसीडब्ल्यूजी। ठीक है सर, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ, फिर इंटरनल कंट्रोल लगाना ताकि मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स ना हो ड्यू टू फ्रॉड और एरर, एंड तीसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और मेंशन करना टू असेस गोइंग कंसर्न। कहीं ना कहीं इनको असेस करने की एंटिटी गोइंग कंसर्न है कि नहीं, एंड इसी के साथ गोइंग कंसर्न विल बी अप्रोप्रिएट और नॉट। तो तीन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो गई? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, इंटरनल कंट्रोल लगाना और गोइंग कंसर्न असेस करना और देखना गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट है या नहीं। इसी के साथ साथ आप बोलोगे इसमें सिर्फ मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, टीसीडब्ल्यूजी की भी है। और अगर आपने फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क यूज किया है तो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना नहीं है, ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है विच गिव्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू। बस इतनी सी बात है, इसको रीड करके चलो, समझ के चलो और आगे बढ़ो। अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। सर क्यों? ये एग्जाम में आता है? नहीं, यहां आपका क्या है ना, जितना भी ऑडिट अब तक पढ़ा है सब रिवाइज हो जाएगा। सारे बच्चे बोर्ड पे फोकस करना, मजा आएगा। सबसे पहले ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस दैट फाइनेंशियल्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड और एरर। अच्छा, जब रीजनेबल एश्योरेंस मिलती है तो हम क्या बनाते हैं? ओपिनियन, और उसको रिपोर्ट करते हैं। वाओ। अच्छा, रीजनेबल एश्योरेंस एब्सोल्यूट एश्योरेंस होती है? नहीं, इट इज अ हाई बट नॉट अ गारंटी, नॉट अ एब्सोल्यूट एश्योरेंस कि अगर आपने ऑडिट एज पर ऐसे किया है तो आप हमेशा मटेरियल मिसस्टेटमेंट को डिटेक्ट करोगे। कभी भी ऑडिट रिस्क को जीरो नहीं किया जा सकता। फिर सर मटेरियल मिसस्टेटमेंट के बारे में बताओ कि मिसस्टेटमेंट्स कैन अराइज फ्रॉम फ्रॉड और एरर। कब उनको मटेरियल बोला जाता है? बचपन से अकाउंट्स के टीचर पढ़ा रहे हैं, दे कैन इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ द यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या फिर जो भी डेफिनेशन मटेरियलिटी की दे रखी है एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ। वाओ। अब सर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमने क्या क्या सीखी हैं? टू एक्सरसाइज प्रोफेशनल जजमेंट, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म थ्रू आउट द ऑडिट। फिर सर ऑडिटर की और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, जो हम 315 में करते हैं, 315। फिर अंडरस्टैंड द इंटरनल कंट्रोल, ये भी 315 में होता है। इवेलुएट द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग एस्टीमेट, डिस्क्लोजर। ये कुछ नहीं है, ये वही सिग्निफिकेंट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स हैं अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस के। ये अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस वाली बातें हमने कहाँ सीखी थी? ऐसे 260 में। वाओ। उसके अलावा कंक्लूड ऑन द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ गोइंग कंसर्न, ऐसे 570, एंड इवेलुएट द ओपीएससी, ओवरऑल प्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर एंड कंटेंट, जब आप फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क रेफर करके चल रहे हो। एंड आखिरी में कहता है ऐसे 600 के हिसाब से भी हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो हम 600 में ऑलरेडी कवर करके चल चुके हैं। यानी सर यहां तो कुछ नया था ही नहीं, जो बातें पहले रिस्पॉन्सिबिलिटीज में ऑलरेडी पढ़ रखी हैं बाकी स्टैंडर्ड्स में, वही उसी की यहां पे बिरयानी बना के दे दी। अभी आ जाओ थोड़ा और रिवीजन कराता हूं। रिवीजन के अंदर रिवीजन कहता है कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐसे 260 और 265 में भी हैं। देखो क्या, कम्युनिकेट विद टीसीडब्ल्यूजी स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट, सिग्निफिकेंट ऑडिट फाइंडिंग, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल, जो आप 265 में कम्युनिकेट करते हो। उसके बाद आप एक स्टेटमेंट देते हो, सर कौन सी एंटिटीज के केस में? लिस्टेड एंटिटीज के केस में। 260 में मैंने बात बताई थी कि भैया हम एथिकल हैं, हम इंडिपेंडेंट हैं, वी हैव कंप्लाइड विद द एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इंडिपेंडेंस एंड पुट इन रेलिवेंट सेफगार्ड। अब सर की ऑडिट मैटर्स के टाइम पे ऐसे 701 कहता है कि जिन मैटर्स को आपने कैम माना है उनको भी आप टीसीडब्ल्यूजी से कम्युनिकेट करके चलोगे। ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद सर कैम टू बी प्रेजेंटेड इन ऑडिट रिपोर्ट, ये वाला पार्ट जो है ये मैं आपको 701 के साथ कवर करा दूंगा, नो नीड टू वरी। बस अब ये स्टैंडर्ड अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, मजा आएगा।
अब सर नेक्स्ट पार्ट आता है लोकेशन ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर ये लोकेशन वाली बात कहां से आके, ध्यान से समझना। याद है मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था बेसिस फॉर ऑडिटर ओपिनियन। सर वो बेसिस फॉर ऑडिटर ओपिनियन क्या था? स क्या आपने किस बेसिस पे अपना ओपिनियन दिया? तो मैंने बोला था स से स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, सेक्शन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट विच डिस्क्राइब्स द ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेटमेंट मैं एथिकल हूं, मैं इंडिपेंडेंट हूं, एंड लास्ट में क्या था सर? लास्ट में था स से सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। सो दोस्तों ये जो सेकंड स था ना, सेक्शन ऑफ रिपोर्ट विच डिस्क्राइब्स ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसी की बात कर रहा हूं कि ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्क्राइब करने का हमारे पास क्या तरीका है। तो ये स्टैंडर्ड कहता है 3 ऑप्शन है। या तो ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में आप ऑडिट रिपोर्ट के अंदर डाल दो, यानी इन द बॉडी ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है सर। या आप ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला सेक्शन है ना, इसको एज अ अनेक्जर दे दो, एज अ अपेंडिक्स दे दो, यानी रिपोर्ट के बाद लगा दो। या तीसरा कहता है ज्यादा झंझट मत उठाओ, आप एक वेबसाइट का लिंक दे दो, लॉ रेगुलेशन की कोई वेबसाइट का लिंक दे दो कि आदमी वहां पे जाए वेबसाइट पे और वहां से रिस्पॉन्सिबिलिटी देख ले। तो तीनों के तीनों ऑप्शन अवेलेबल है। सारे बच्चे बोर्ड पे देखो क्या कहता है। हम इन ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी को कहां डिस्क्राइब करें? या तो ऑडिट रिपोर्ट की बॉडी में, या आप दे दो एज अ अनेक्जर, एज अ अपेंडिक्स टू द ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है, और बता दो कौन से पेज नंबर पे ये अपेंडिक्स मिलेगा। एंड तीसरा कहता है आप एक काम भी कर सकते हो, आप वेबसाइट दे दो ऑफ लॉ रेगुलेशन और अथॉरिटी, अगर ऐसा स्टैंडर्ड्स परमिट करके चलते हैं। तो इस पे एमसीक्यू आ सकता है, ध्यान रखना। बात समझ में आई? आई सर। इसके अलावा सर आपको पता है हमारी बाकी रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। पता है कारों की रिपोर्ट जाती है, 143 सेक्शन की रिपोर्ट जाती है, हाँ सर। तो उसके लिए हम एक और कैप्शन डालते हैं, रिपोर्ट ऑन अदर लीगल ऑन रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। तो ऑडिट रिपोर्ट में एक अलग हेडिंग आएगी, रिपोर्ट ऑन लीगल एंड अदर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। उसमें आप कंपनीज एक्ट, कारो 2020, जो भी रिपोर्टिंग्स हैं सब उसके अंदर करके चलते हो, ठीक है सर। इसके अलावा सर साइन आएगा ऑडिटर का। अच्छा मुझे बताओ ऑडिट रिपोर्ट पे कौन साइन कर सकता है? एक तो जो बंदा सी एन प्रैक्टिस है, प्लस जो फर्म का पार्टनर है। एम्प्लॉय कभी भी साइन नहीं कर सकता। कौन से क्लॉज में सीखा था? क्लॉज 12 पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल ऑफ सी एक्ट 1949। लिंकिंग क्लियर है? यस सर। तो ये कहता है ऑडिटर अपने पर्सनल नाम में साइन करेगा और फर्म के नाम में। तो 2 नाम आएंगे, खुद का नाम, फर्म का नाम, प्लस 2 नंबर आएंगे। सर मोबाइल नंबर नहीं, मोबाइल नंबर नहीं आएगा, मेरा खुद का मेंबरशिप नंबर और फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। तो मेरा नाम, फर्म का नाम, मेरा नंबर, फर्म का नंबर, और एक और नंबर आएगा जिसका नाम है यूडिन। एक दिन तेरी बाहों में, अरे सर बॉलीवुड में नहीं, यूडिन। यूडिन का क्या मतलब है? यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये यूडिन सर कौन से डॉक्यूमेंट्स के लिए चाहिए? ये किसी डॉक्यूमेंट के लिए नहीं चाहिए, इट इज रिक्वायर्ड ओनली फॉर रिपोर्ट्स एंड सर्टिफिकेट। कहीं ना कहीं एज अ प्रैक्टिशनर, एज अ सीएन प्रैक्टिस, मैं कोई भी रिपोर्ट और सर्टिफिकेट पे साइन करूंगा, मुझे यूडिन जनरेट करना पड़ेगा, जिससे पक्का हो जाए कि एक सीएन प्रैक्टिस ने ही इस रिपोर्ट को साइन किया है। तो यूडिन इज रिक्वायर्ड फॉर मैनुअली और डिजिटली साइंड रिपोर्ट्स एंड सर्टिफिकेट। मेरा आपसे एक सवाल, क्या एक्सटर्नल कंफर्मेशन के लिए यूडिन चाहिए? नहीं। क्या किसी और डॉक्यूमेंट के लिए यूडिन चाहिए? नहीं। कोई भी रिपोर्ट और सर्टिफिकेट अगर आप साइन कर रहे हो डिजिटली और मैनुअली, उसके लिए यूडिन नेसेसरी है। डील डन? डन सर। अच्छा यूडिन पे भी हमारे पास पता है प्रोफेशनल एथिक्स में क्लॉज आता है कि अगर मैंने यूडिन जनरेट नहीं किया और मान लो मैंने किसी रिपोर्ट पे साइन कर दिया, तो मैं कहां गिल्टी रहूंगा? तो आईसीआई ना वहां पे भी 2 ऑप्शन देता है। पहला ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूं, दूसरा ऑप्शन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। सॉरी ये गलत हो रहा है, अरे चलो मैं दोनों ही बताता हूं। चलो सबसे पहला ऑप्शन ये आता है क्लॉज 9 पार्ट 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल। वो याद है गापा वाला? गापा वाला क्या कहता था कि अगर आपने कॉन्ट्रावीन किया है, फेल टू कंप्लाई किया है, फेल टू इनवाइट, उसमें हम पर बोलते थे सीएन प्रैक्टिस विल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही फेल टू इनवाइट द अटेंशन इन हिज रिपोर्ट टू अ मटीरियल डिपार्चर ऑफ गापा। गापा यानी जनरली एक्सेप्टेड प्रोसीजर ऑन ऑडिटिंग। तो फिर वो गिल्टी हो जाएगा। क्लॉज 9 पार्ट 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल ये वहां पे दे रखा था कि यूडिन होना जरूरी है। दूसरा पता है यूडिन को लेके गाइडलाइन है, तो अगर मैंने यूडिन की गाइडलाइन से कंप्लाई नहीं किया तो इट इज अ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ पीआरजी, प्रोविजन रेगुलेशन गाइडलाइन। तो ये कौन सा क्लॉज आता है सर? ये एक और क्लॉज आता है क्लॉज 1 पार्ट 2 ऑफ सेकंड शेड्यूल, जो बोलता था कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी प्रोविजन रेगुलेशन और गाइडलाइन ऑफ द सी एक्ट। तो वो वाला दूसरा ऑप्शन आई से आंसर में देता है। वाओ सर। अब सर मैं बात करता हूँ प्लेस ऑफ सिग्नेचर। प्लेस का मतलब है किस सिटी में आपने रिपोर्ट साइन करी, नोएडा में, दिल्ली में, मुंबई में, चेन्नई में, बेंगलोर में, वॉट एवर इज द नेम ऑफ द सिटी आप मेंशन करोगे, कोलकाता में। उसके बाद आता है सर डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। डेट का मतलब है जिस दिन आपने रिपोर्ट पे साइन किया उसको बोला जाता है डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। अब सर डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट के बारे में एक बात समझना, आपके पास 3 चीजें होनी चाहिए रिपोर्ट को साइन करने से पहले। क्या? सबसे पहले तो मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दी है,
दूसरा, मैनेजमेंट ने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ली। एंड तीसरा आपके पास है सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस। यानी यू विल नॉट डेट द रिपोर्ट अनलेस मैनेजमेंट हैज प्रिपेयर्ड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, they have taken the responsibility and you have got sufficient and appropriate evidence। क्या यहां तक सारी बातें समझ में आई? यस सर। अगर मैं कंटेंट ऑफ रिपोर्ट की बातें करूं तो दो ही टॉपिक मुझे यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट लगते हैं। एक तो सबसे पहले ऑडिटर ओपिनियन में 5 चीजें क्या आएंगी सर से बताओ जल्दी से, क्या था रिवीजन के अंदर? रिवीजन, आइडेंटिफाई द एंटिटी हुज फाइनेंशियल्स आर ऑडिटेड, देन स्टेट फाइनेंशियल्स आर ऑडिटेड। फिर बताओ फाइनेंशियल में आता क्या है, यानी टाइटल ऑफ ईच स्टेटमेंट कंप्राइजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर ऊपर देखो नीचे देखो, फाइनेंशियल्स के ऊपर क्या है, डेट एंड पीरियड, नीचे क्या आता है, नोट्स टू अकाउंट्स एंड अकाउंटिंग पॉलिसी। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। वैसे ये इंटर में पूछते हैं ऐसे थ्योरेटिकल चीजें, बट फिर भी फाइनल पॉइंट ऑफ व्यू से 5 चीजें ध्यान रहनी चाहिए। फिर सर इसके बाद आता है बेसिस फॉर ओपिनियन। किस बेसिस पे आपने अपना ओपिनियन दिया? तो अपन क्या बोलते थे प्यार से? सर 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 का क्या मतलब है? 4 सर बता दो। सबसे पहले स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, फिर सेक्शन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट विच डिस्क्राइब्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, फिर उसके बाद स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग में कैसा एविडेंस है, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस, एंड लास्ट में एक स्टेटमेंट, मैं एथिकल हूं, मैं इंडिपेंडेंट हूं एज पर द कोड ऑफ एथिक्स। ठीक है, इसके बाद की जितनी भी चीजें आप एक बार बस रीड करके चलो, समझ के चलो। अब आ जाओ सर, 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करा रहा हूं। इन टॉपिक्स पे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है भैया क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है ऑडिट रिपोर्ट एज पर बोथ एसए एंड आईएसए। पानी के 2 घूंट लगाओ, गेट रेडी। ऑल सेट, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ एक बार अपने बोर्ड नोट्स पे। यस सर, प्यारे से एग्जांपल से पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे, प्लीज फोकस ऑन द बोर्ड। ये कहता है कि हमको अपनी ऑडिट रिपोर्ट देनी है एज पर बोथ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग जो इंडिया वाले हैं, एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग जिसको बोलते हैं आईएसए, या आप बोल दो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ऑफ अनदर ज्यूरिसडिक्शन। अनदर ज्यूरिसडिक्शन मतलब अनदर कंट्री लाइक जर्मनी। तो मान लो एक कंपनी है जिसके ऑपरेशन इंडिया में भी है, जर्मनी में भी है, तो इसकी ऑडिट रिपोर्ट किसके हिसाब से बनेगी? स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। तो ये कहता है कि आप एक ही रिपोर्ट में क्या दोनों को रेफर कर सकते हो? मैंने कहा हाँ, एक ही रिपोर्ट में आप दोनों को रेफर कर सकते हो। सर कब? सबसे पहले आप इन दोनों को एक साथ तभी रेफर कर सकते हो जब इनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। सर कॉन्फ्लिक्ट किसको लेके? सबसे पहले कॉन्फ्लिक्ट टू फॉर्म अ डिफरेंट ओपिनियन, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऐसे बोल रहा है कि ये ओपिनियन दो, आईएसए बोल रहा है वो ओपिनियन दो, दोनों का ओपिनियन सेम होना चाहिए। अगर ऐसे कह रहा है अनमॉडिफाइड ओपिनियन, आईएसए भी कह रहा है अनमॉडिफाइड ओपिनियन। ऐसे कह रहा है क्वालिफाइड ओपिनियन, तो आईएसए भी कह रहा है क्वालिफाइड ओपिनियन। सो नो कॉन्फ्लिक्ट टू फॉर्म अ डिफरेंट ओपिनियन, और नॉट इंक्लूड ईओएम और ओम पैरा व्हेन इट इज रिक्वायर्ड बाय ऐसे। तो ऐसे कह रहा है ईओएम पैरा डालो, आईएसए कह रहा है नहीं नहीं नहीं। ऐसे कह रहा है ओम पैरा डालो, आईएसए कह रहा है नहीं नहीं नहीं। तो देयर शुड नॉट बी एनी कॉन्फ्लिक्ट विद रिस्पेक्ट टू ईओएम और ओम पैरा व्हेन इट इज रिक्वायर्ड बाय ऐसे। तो सबसे पहले समझना, मैं ऐसे और आईएसए को एक ही रिपोर्ट में तभी मेंशन करूंगा व्हेन देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट दो चीजों को लेके टू फॉर्म अ डिफरेंट ओपिनियन, और नॉट इंक्लूड ईओएम और ओम पैरा व्हेन इट इज रिक्वायर्ड बाय ऐसे। एंड दूसरी चीज कहता है कि आपकी ऑडिट रिपोर्ट में मिनिमम एलिमेंट्स आ जाएंगे विच आर रिक्वायर्ड बाय ऐसे। मिनिमम एलिमेंट्स का मतलब है वही एलिमेंट जो शुभम सर ने आपको सिखाए। अरे भैया क्या सिखाया सर? सबसे पहले आएगा टाइटल, टाइटल के बाद एड्रेसी, फिर ओपिनियन, फिर बेसिस फॉर ओपिनियन, फिर उसके बाद गोइंग कंसर्न, कैम, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी जितने एलिमेंट ऐसे में लिखे हैं उतने एलिमेंट आपकी रिपोर्ट में आ जाने चाहिए। अगर ये दोनों चीजें सेटिस्फाई हो जाती हैं तो आप दोनों को रेफर कर लो। वापस, हम सर क्या एक ही रिपोर्ट में ऐसे आईएसए को रेफर कर सकते हैं? यस, ओनली इफ देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट टू फॉर्म अ डिफरेंट ओपिनियन और नॉट इंक्लूड ईओएम और ओम पैरा व्हेन इट इज रिक्वायर्ड बाय ऐसे। एंड साथ ही साथ ऑडिट रिपोर्ट इंक्लूड्स मिनिमम एलिमेंट्स रिक्वायर्ड बाय ऐसे। एंड सर अगर आप दोनों को रेफर कर रहे हो, अगर आप दोनों को रेफर कर रहे हो तो क्लियरली दोनों को आइडेंटिफाई करो कि ये ऐसे है, ये आईएसए है। और अगर आईएसए बाहर का है तो उसकी ज्यूरिसडिक्शन बता देना, तो इंक्लूडिंग द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ अदर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड लाइक जर्मनी। क्या ये बेसिक सी बात समझ में आई? यस सर। यही चीज आपके क्वेश्चन बैंक में भी है। सी द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ योर क्वेश्चन बैंक। ये देखो क्या कहता है, हमको कंप्लाई करना है एज अ ऑडिटर, वी आर रिक्वायर्ड टू इंश्योर कंप्लायंस विद बोथ स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज द ऑडिटर रिगार्डिंग द ऑडिट रिपोर्ट फॉर ऑडिट कंडक्टेड एज पर बोथ द स्टैंडर्ड। तो जो बातें आपको सिखाई है वही की वो यहाँ लिखे। एक बार आ जाओ रिवाइज कराता हूँ, रिवीजन के अंदर रिवीजन। एज पर ऐसे 700 we may be required to do the audit as in addition to standard on auditing given by ICI as per international standard और auditing standard of other jurisdiction। जब भी ऐसा होगा तो आप दोनों को रेफर करके चल सकते हो।
बट ये तभी करना ओनली इफ देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द रिक्वायरमेंट ऑफ आईएसए और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ऑफ अदर जुरिस्डिक्शन एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ एसए। अब कॉन्फ्लिक्ट किसको लेके? टू फॉर्म अ डिफरेंट ओपिनियन और नॉट इंक्लूड अ ईओएम पैरा और अदर मैटर पैरा व्हेन इट इज रिक्वायर्ड बाय एसए। साथ ही साथ एक बात समझना, द रिपोर्ट शुड इंक्लूड द मिनिमम एलिमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड एज पर द प्रिस्क्राइब लॉ रेगुलेशन, दैट इज द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। तो जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है उसके हिसाब से मिनिमम एलिमेंट्स आने चाहिए। एंड लास्ट में अगर आप दोनों को रेफर कर रहे हो, व्हेन द ऑडिटर्स रेफर टू बोथ, देन सर ही शुड क्लियरली आइडेंटिफाई द सेम इंक्लूडिंग जुरिस्डिक्शन ऑफ द ओरिजिन ऑफ अदर स्टैंडर्ड। जुरिस्डिक्शन का क्या मतलब? अगर बाहर वाला जर्मनी का है तो जर्मनी वाली बात आप यहां पे लिख के चलोगे। पता है इट इज वॉट सर? इट इज वॉट, थोड़ा लन विद फन का तड़का लगाते हैं। इट इज लाइक एकता कपूर के सीरियल देखे? हाँ सर, एकता कपूर के सीरियल देखे। एकता कपूर के सीरियल में ऐसा होता था ना कि एक किचन होती थी, तो उसमें एक जेठानी होती थी, एक देवरानी होती थी। हाँ, तो इन दोनों को ना साथ में किचन में नहीं घुसने दिया जाता था। सर क्यों? ऐसा कहा जाता था एक ही किचन में आप दोनों को रेफर नहीं कर सकते, कर सकते हो बट देयर शुड नॉट बी एनी कॉन्फ्लिक्ट। तो जेठानी और देवरानी के बीच में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है तो दोनों एक ही किचन में आ सकते हैं, बट अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो एक किचन में साथ में नहीं जाएंगे। सेम थिंग इज रिटन हेयर कि एसए और आईएसए को एक रिपोर्ट में कब डाल सकते हैं? जब कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। ठीक है, अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो साथ साथ रेफर करना इज नॉट अलाउड। क्या ये मीठी मीठी बात क्लियर है? क्लियर है सर। अब लास्ट टॉपिक पे आ जाओ, सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन। सर ये सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन क्या होता है? नाम से पता चल रहा है एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो कॉन्सेप्ट ध्यान से समझना, बड़ा सिंपल है। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ तो जितनी भी चीजें बनती थी आपने लिख दी, जितने आपको चीजें डालनी थी आपने डाल दी। बट हो सकता है कोई एक और एप्लीकेबल एफआरएफ है, कोई एक और एफआरएफ है जिसकी वजह से आपको कुछ एडिशनल रिपोर्ट करना पड़ रहा है। सर समझ में नहीं आया। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया एज पर इंड एस बनाया, ठीक है सर। अब कहीं ना कहीं इंड एस के हिसाब से तो सारी चीजें आ गई, बट मान लो सेबी जो एक और लॉ रेगुलेशन है, सेबी कहता है आपको ना कुछ एडिशनल और डिस्क्लोजर देने पड़ेंगे, कुछ एडिशनल चीजें और डालनी पड़ेंगी। तो अगर सेबी के कहने पे कुछ एडिशनल चीजें जा रही हैं, दैट इज सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन। ओके सर। अब एक बात समझनी है कि सर ये जो सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंफॉर्मेशन है, उसके एक्स्ट्रा अगर कोई इंफॉर्मेशन आ रही है तो क्या ऑडिटर इसका ओपिनियन इसको कवर करेगा या नहीं? दैट इज द गेम। ऑडिटर का ओपिनियन इसको कवर करेगा अगर ये फाइनेंशियल्स का इंटीग्रल पार्ट है। ऑडिटर का ओपिनियन इसको कवर नहीं करेगा अगर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इंटीग्रल पार्ट नहीं है। तो एक बार बोर्ड पे देखो, तुमको सारी बातें समझ आएंगी। देखो क्या कहता है, इफ द सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन विच इज नॉट रिक्वायर्ड बाय एप्लीकेबल एफआरएफ, एप्लीकेबल एफआरएफ में तो नहीं था, सेबी ने बोला, इट इज प्रेजेंटेड विद द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देन इवेल्युएट क्या ये फाइनेंशियल्स का इंटीग्रल पार्ट है या नहीं। अब इंटीग्रल पार्ट डिपेंड करता है इसकी नेचर एंड हाउ इट इज प्रेजेंटेड। देखो अगर इंटीग्रल पार्ट है, ऑब्वियस सी बात है, इट विल बी कवर्ड बाय ऑडिटर ओपिनियन। एंड अगर इंटीग्रल पार्ट नहीं है, देन सर सी जिस तरह से ये प्रेजेंटेड है, इज इट क्लियरली डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर ये क्लियरली डिफरेंशिएटेड नहीं है, आस्क द मैनेजमेंट टू चेंज द प्रेजेंटेशन। एंड सर अगर मैनेजमेंट कहती है हम प्रेजेंटेशन चेंज नहीं करेंगे, तो आप इसको आइडेंटिफाई करो अपनी रिपोर्ट में और अपनी रिपोर्ट में एक्सप्लेन करो दैट इट इज नॉट ऑडिटेड, हमने इसका ऑडिट नहीं किया। ठीक है, एक बार आ जाओ, वापस रिवाइज करा देता हूं। जब भी कोई सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन ऐसी मिलेगी जिसका एप्लीकेबल एफआरएफ से कोई लेना देना नहीं है, मैनेजमेंट ने एडिशनली डाला है, तो इवेल्युएट करो क्या ये इंटीग्रल पार्ट है, कंसिडरिंग द नेचर एंड हाउ इट इज प्रेजेंटेड। इफ इट इज अ इंटीग्रल पार्ट, ऑब्वियसली बात है ऑडिटर का ओपिनियन इसको कवर करेगा। बट सर अगर ये इंटीग्रल पार्ट नहीं है तो देखो क्या ये क्लियरली डिफरेंशिएटेड है फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब ये अलग से होना चाहिए। अगर ये अलग से नहीं है, आस्क द मैनेजमेंट टू चेंज द प्रेजेंटेशन। अगर मैनेजमेंट ने मना कर दिया तो सर क्या हम ओपिनियन मॉडिफाई कर दें? नहीं भाई, कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट थोड़ी है। तो अगर मैनेजमेंट ने रिफ्यूज कर दिया तो आप इसको आइडेंटिफाई करो और अपनी रिपोर्ट में लिखो दैट दिस इज नॉट ऑडिटेड, हमने इसका ऑडिट नहीं किया। क्या ये बात समझ में आती है? आती है सर। अगर आप अपनी किताब में देखोगे, मैंने इसके 2 एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दे रखे हैं, वो स्टडी मटेरियल वाले। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो नोट्स हैं उसमें मान लो आपने कुछ एक्सप्लेनेशन दे दी, कुछ रिकंसिलेशन दे दी टू कंप्लाई विद अनदर एफआरएफ। इंड एस के हिसाब से तो काम किया है, बट मान लो सेबी की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए आपने कुछ एडिशनल डाला, तो ऑडिटर का ओपिनियन इसको ऐसे मानेगा कि भाई दिस कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड, इट इज द इंटीग्रल पार्ट। तो क्योंकि ये इंटीग्रल पार्ट है तो ऑडिटर का ओपिनियन इसको कवर करेगा। ठीक है सर। उसके बाद
किसने लिखा ना, ओपिनियन विल कवर सच नोट्स एंड क्रॉस रेफरेंसिंग, तो ओपिनियन कवर करके चलेगा, इसको इंटीग्रल पार्ट मानेगा। दूसरी चीज, मान लो मैनेजमेंट ने क्या किया, एक एडिशनल पीएनएल डाल दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ, ठीक है सर, जिस पीएनएल में इन्होंने कुछ स्पेसिफिक आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर दिखाए एज अ सेपरेट शेड्यूल एंड इंक्लूडेड एज अ अपेंडिक्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अपेंडिक्स का मतलब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आखिरी में लगाया, अलग से लगाया। तो जो चीज इन्होंने अलग से लगाई है वो तो क्लियरली पता चल रही है, इट इज डिफरेंशिएटेड, इट इज नॉट अ इंटीग्रल पार्ट। तो जो चीज एज अ अपेंडिक्स लगाई है, डिफरेंशिएट करी है, इट विल नॉट बी कवर्ड बाय ऑडिटर ओपिनियन, हम इसको ओपिनियन में कवर नहीं करेंगे, इट इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। बात समझ में आई? यस सर। अब सर इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं आपको दो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। जल्दी से आ जाओ, क्वेश्चन 3 देखते हैं क्या कहता है। एवरीवन प्लीज फोकस ऑन द बोर्ड। देखो क्या कहता है, kindly guide the audit team regarding the requirement of SA 700 with respect to supplementary information। तो supplementary information के लिए आ जाओ, सबसे पहले देखते हैं क्या क्या दिया रहा है। XYZ Limited is involved in the hospitality business, appointed Charan and Karan associate as the statutory auditor। Management while drawing the financial statement decided to add following statements after the statement of cash flow। मतलब आखिरी में जाके इन्होंने कुछ स्टेटमेंट ऐड करे as supplementary information। No specific mention or label were added to the statement to present this as a supplementary information। मतलब इन्होंने क्लियरली नहीं लिखा कि ये सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन है, ये अलग से है। तो क्या मैं बोल दूं इनकी जो प्रेजेंटेशन है, इट इज इन अ वे दैट इट इज नॉट डिफरेंशिएटेड। यस सर, इट इज नॉट डिफरेंशिएटेड, इन्होंने साथ साथ ही दे दिया। फिर उसके बाद इन्होंने स्टेटमेंट में क्या कर रखा है, सारे बच्चे ध्यान से समझना। इन्होंने क्या किया, इन्होंने लिख दिया टोटल बुकिंग्स ड्यूरिंग द ईयर, पिछले साल की, करंट ईयर की। एवरेज रेवेन्यू पर बुकिंग दे दिया, पिछले साल का, करंट ईयर का, और इनकी अमाउंट्स वगैरह इन्होंने यहाँ पे बता दी, और बुकिंग्स का रेशियो भी दे दिया। मुझे बताओ इस इंफॉर्मेशन को पढ़ते हुए क्या लग रहा है, क्या ये इंटीग्रल पार्ट है जिसको ऑडिट ओपिनियन को कवर करना चाहिए, या ये ऑडिट ओपिनियन से बाहर होना चाहिए? सर क्या ऑडिटर का ओपिनियन कभी भी ये एवरेज रेवेन्यू पर बुकिंग, बुकिंग रेशियो, इन सब की टाइम पास वाली चीजों को कवर करेगा? द आंसर इज नो। ये सब चीजें अलग से होनी चाहिए। तो पॉइंट क्या है कि जो इन्होंने यहां पे क्रॉस रेफरेंसिंग दी है फाइनेंशियल्स के साथ, क्या ये क्रॉस रेफरेंसिंग होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? द आंसर इज नहीं होनी चाहिए। और क्या इसके ऊपर अनऑडिटेड लिखा होना चाहिए? आंसर इज यस, लिखा होना चाहिए। यही बातें आपने मैनेजमेंट को बोलनी है। आपने मैनेजमेंट को बोलना है भैया इसका ऑडिट तो हुआ नहीं, और आपने फाइनेंशियल्स के साथ साथ दे दिया, तो आप इसको ना डिफरेंशिएट करो। अब सर डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? पहले तो ये क्रॉस रेफरेंसिंग हटाओ, या आप इसके ऊपर लिख दो अनऑडिटेड। बात समझ में आई? आई सर। अब देखो आईसीए का आंसर कैसा है, बड़ा ही प्यारा और सिंपल सा आंसर है। देखो क्या कहता है, एज पर ऐसे 700 जब भी मैनेजमेंट को सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन देती है विच इज नॉट रिक्वायर्ड बाय एप्लीकेबल एफआरएफ, तो आप चेक करो कि भाई ये इंटीग्रल पार्ट तो नहीं है, कंसीडरिंग द नेचर एंड प्रेजेंटेशन। अगर इंटीग्रल पार्ट है इट विल बी कवर्ड बाय ऑडिट ओपिनियन, वेरी इजी। बट सर अगर इंटीग्रल पार्ट नहीं है तो सी वेदर इट इज सफिशिएंटली एंड क्लियरली डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर ये डिफरेंशिएटेड नहीं है, आस्क द मैनेजमेंट टू चेंज द प्रेजेंटेशन। ठीक है सर। अगर मैनेजमेंट ने मना कर दिया तो आप अपनी रिपोर्ट में इसको आइडेंटिफाई करो और लिखो इट इज नॉट ऑडिटेड। क्या ये थ्योरी समझ में आई? सर ये तो वही थ्योरी है जो आपने हमको चार्ट से रिवाइज कराई थी, बिल्कुल सही। अब इसके बाद आ जाओ मेन पॉइंट पे, फैक्ट्स ऑफ द केस पे। फैक्ट्स ऑफ द केस के बाद आप अपना एनालिसिस करके बोलो, जिस तरह से सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड है, हमने चेक किया वेदर इट इज क्लियरली डिफरेंशिएटेड फ्रॉम ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमको ऐसा लग रहा है क्लियरली डिफरेंशिएटेड नहीं है, तो वी विल सजेस्ट द मैनेजमेंट टू चेंज द प्रेजेंटेशन। अब मैनेजमेंट को क्या सजेस्ट करें? सर जो मैंने आपको क्वेश्चन में दिखाया था पहले, जो क्रॉस रेफरेंसिंग है इसको रिमूव करो, ठीक है सर, या इसके टॉप पे लिख दो अनऑडिटेड। तो यही बात इन्होंने भी यहां पे लिखी है, रिमूव द क्रॉस रेफरेंसिंग फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्लस आप इसको प्लेस करो आउटसाइड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो इसके ऊपर लिख दो टॉप पे दैट इट इज अनऑडिटेड। अगर मैनेजमेंट ने रिफ्यूज कर दिया टू चेंज द प्रेजेंटेशन, तो वही बात आ गई, आप अपनी रिपोर्ट में इसको आइडेंटिफाई करो और एक्सप्लेन करो दैट इट इज नॉट ऑडिटेड। क्या ये तड़कता भड़कता केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन क्लियर है? अरे यस और नो? यस सर। अब सर एक क्वेश्चन और मैं आपको करा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 4। सारे बच्चे प्लीज बोर्ड पे फोकस करना। देखो क्या कहता है, ऑडिटर ऑफ अ लिस्टेड कंपनी अफर्म्ड इन देयर रिपोर्ट communication of significant audit findings including deficiencies in the internal control. Where are such matters included in the audit report of listed company? Where का मतलब है ऑडिट रिपोर्ट में कौन सी हेडिंग के नीचे ये वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी कि हमको सिग्निफिकेंट ऑडिट फाइंडिंग्स, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज टीसीडब्ल्यूजी को बतानी है। क्या ये मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी पैरा में आएगा? नहीं सर। क्या ये ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी पैरा में आएगा? आंसर इज यस। तो वेयर का आंसर आई होप सबको क्लियर है।
This is in the nature of auditor's responsibility. So it will be stated in auditor's responsibility for audit of financial statement. जो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट उस पैरा के नीचे ही आएगा। अब सर इसका फायदा क्या है? मुझे एक बात बताओ, आप किसको कम्युनिकेट कर रहे हो? टीसीडब्ल्यूजी। टीसीडब्ल्यूजी का काम क्या है? ओवरसाइट करना, ओवरसाइट द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस। तो इट हेल्प्स द टीसीडब्ल्यूजी टू फुलफिल द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ओवरसीइंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस। क्लियर है? तो छोटा छोटा क्यूट सा क्वेश्चन भी हमारा डन डना डन डन। तो सर अगर मैं एक बात बताऊं ना, इस स्टैंडर्ड में दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देके चलने वो यही हैं। एक तो ऑडिट रिपोर्ट एज पर बोथ एसए एंड आईएसए, एंड लास्ट में दिस सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन। अगर इंटीग्रल पार्ट है कवर्ड बाय ऑडिट ओपिनियन, और अगर इंटीग्रल पार्ट नहीं है तो इट शुड बी क्लियरली डिफरेंशिएटेड। अगर नहीं तो चेंज द प्रेजेंटेशन, और अगर मैनेजमेंट का हम प्रेजेंटेशन चेंज नहीं कर रहे हैं तो वी विल आइडेंटिफाई इट एंड स्टेट इन द रिपोर्ट दैट इट इज नॉट ऑडिटेड। ठीक है दोस्तों, ठीक है सर। सो यहाँ हमारी रिवीजन कंप्लीट होती है ऐसे 700 की। ऑल कॉन्सेप्ट्स डन, ऑल क्वेश्चंस डन, एवरीथिंग इज डन 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 डन। आई होप यू एंजॉयड दिस रिवीजन। यूं ही खुशी खुशी मन लगाकर पढ़ते रहो, खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो डू गिव इट अ लाइक एंड डू शेयर योर एक्सपीरियंस इन द कमेंट्स, बिकॉज योर एप्रिसिएशन इज माई मोटिवेशन। यूं ही हंसते खुश होते होते इंजॉय करते करते पढ़ते चलो, क्योंकि खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। जल्दी सीए बनेंगे, हमें राई ऑडिट के फिर मिलेंगे चलते चलते।